ये भी प्रोटेस्ट पे बैठे थे। यहाँ भी एक पुलिस की टीम भेजी जाती है, लेकिन तब तक इन लोगों को पता चल चुका था कि ये आम कपड़ों में पुलिस वाले ही हैं। तो इन लोगों ने ह्यूमन चेन बना के उन लोगों को ले जाने से रोक दिया। अब सोनम वांगचुक सफदरजंग हॉस्पिटल में थे, उसी हॉस्पिटल में इनकी वाइफ भी पहुंचती हैं और पहुंचने के बाद उनको सोनम वांगचुक का पोटेशियम लेवल जो था 2.9 बताया जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो 2.9 पोटेशियम लेवल है, ये नंबर इंपॉर्टेंट क्यों है? देखिए, पोटेशियम बहुत ज्यादा गिर जाना दिल के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। मतलब कि इस सिचुएशन में ये वो नंबर हो गया था जो डिसाइड करने वाला था जो मरीज है वो हॉस्पिटल में रखना जरूरी है या नहीं। लेकिन ये नंबर देख के वांगचुक की जो वाइफ थी, उन्होंने कहा कि कल यानी कि 17 जुलाई को 4:16 पे पोटेशियम लेवल जो था वो 4.3 नॉर्मल रेंज में था और इतने कम टाइम में अगले ही दिन 2.9 कैसे हो सकता है? इन्होंने इंडिपेंडेंट लैब से टेस्ट करवाया, अगले दिन इसका लेवल 3.5 आया, नॉर्मल रेंज में था। तो 3 दिन में अलग अलग 3 टेस्ट हुए, एक दिन 4.3 आया, एक दिन 2.9 आया और एक दिन 3.5 आया। सिर्फ जिस दिन पुलिस ने वांगचुक को उठाया था उसी दिन इतना ज्यादा कैसे गिर गया? लेकिन वांगचुक की वाइफ ने कहा कि आगे चल के ये नंबर रिपोर्ट में से हटा दिया गया और उसकी जगह लिख दिया गया डिक्रीज पोटेशियम लेवल। एज पर द फेडरल कोर्ट ऑर्डर में डेली हेल्थ मॉनिटरिंग एट द साइट की बात नहीं हुई थी। वांगचुक को हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए नहीं बोला गया था। वाइफ ने कहा कि पुलिस ने जिस कोर्ट ऑर्डर के बेसिस पे वांगचुक को उठाया है उस ऑर्डर में वो एक्शन ही नहीं लिखा हुआ है। वांगचुक की वाइफ का यही लीगल आर्गुमेंट भी था कि सिर्फ मेडिकल मॉनिटरिंग अलाउ की गई है, हॉस्पिटल के अंदर ऐसे बिना मर्जी के उठा के ले जाना नहीं लिखा गया, तो ये इलीगल है। तो अब ये जो मैं बता रहा हूं ये तो हुआ पुलिस का मेडिकल इंटरवेंशन, लेकिन इस मेडिकल इंटरवेंशन के बाद रिएक्शन और ज्यादा खराब हो गया। ये लग रहा था कि सोनम वांगचुक को प्रोटेस्ट साइट से हटाने के बाद मामला शांत हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा इफेक्ट हुआ और ज्यादा बढ़ गया ये मामला, क्योंकि इसके बाद जंतर मंतर पे भीड़ 3 से 4 गुना और बढ़ गई और इसके अगले दिन 19 जुलाई को सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट बना सफदरजंग हॉस्पिटल से वांगचुक का एक हैंड रिटन नोट जो उनकी वाइफ के थ्रू बाहर आया और फिर ट्विटर पे पोस्ट हुआ। ये उसकी कॉपी है। इसमें अगर आप नीचे देखोगे तो उन्होंने खुद लिख रखा है फ्रॉम माई इलीगल डिटेंशन एट सफदरजंग। इस लेटर में वांगचुक ने प्रोटेस्टर्स को बोला कल यानी कि 20 जुलाई को इंडिया की सेकेंड फ्रीडम मूवमेंट है, पार्लियामेंट तक मार्च करो और इसे बड़ी सक्सेस बनाओ। तो कहने का मतलब है कि अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से बहुत ही कम टाइम बचा था पार्लियामेंट मार्च शुरू होने में। 20 जुलाई को मॉर्निंग में 9 बजे का टाइम फिक्स कर दिया गया था मार्च के लिए। अब यहां से हर तरफ एक ही बात चलने लगी कि 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च करनी है। सीजेपी की जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो बहुत ज्यादा है, बीजेपी और कांग्रेस से भी ज्यादा है। खाली गूगल फॉर्म के थ्रू इन लोगों ने 3.5 लाख साइन अप करवा लिए थे। 24/7 यूट्यूबर और इन्फ्लुएंसर प्रोटेस्ट साइट से डायरेक्ट वीडियो बनाकर सबको मार्च पे आने के लिए बुला रहे थे। हर रील, हर मीम, हर पोस्ट पे बस यही चल रहा था कि 20 जुलाई यानी कि कल 9 बजे पार्लियामेंट पे मार्च करनी है। और सीजेपी जो थी ये अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर रही थी, स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन, ये भी इनके साथ मिलकर प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब वांगचुक हंगर स्ट्राइक पे थे तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स के 6 और स्टूडेंट भी स्ट्राइक पे थे। और इन लोगों की सबसे बड़ी पावर थी इनका कैंपस नेटवर्क, ये बहुत स्ट्रांग था। डीयू, जेएनयू, जामिया, हर कैंपस में इनके यूनिट, इनके लीडर, व्हाट्सएप ग्रुप, स्टूडेंट्स को मोबिलाइज करने का रेडीमेड स्ट्रक्चर इनके पास पहले से ही था। तो इन्होंने भी अपनी सारी मशीनरी यूज करके स्टूडेंट्स को पार्लियामेंट मार्च में पहुंचने के लिए कहा। इसके साथ 23 लाख लोगों ने नीट का एग्जाम दिया था। 23 लाख बच्चे मतलब 23 लाख परिवार, 1 करोड़ से ज्यादा लोग थे। इसका आधा % भी बहुत होता है। इंडिया के अलग अलग स्टेट से ये लोग भी दिल्ली की तरफ मार्च करने पहुंचने लगे। और इसके साथ साथ ऑपोजिशन पार्टी जितनी थी, इन लोगों का खुद का कैडर बहुत बड़ा है, इन लोगों की खुद की स्टूडेंट विंग्स है, तो इन्होंने इनको भी बुला लिया। प्रोटेस्ट अभी अगले दिन होना था, लेकिन 19 जुलाई की रात से ही भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई। टाइम्स मैगजीन ने कहा 20,000 प्रोटेस्टर थे, द कैरावन ने कहा 50,000 थे। अब एक्चुअल कितने थे ये तो नहीं पता था, लेकिन इतनी छोटी सी जगह में ये बहुत बड़ा नंबर हो गया था। अब मार्च तो अगले दिन होना था, लेकिन 19 जुलाई को ही जब इस तरीके से भीड़ बढ़ने लगी तो पुलिस को समझ में आ गया कि यहां से सिचुएशन खराब हो सकती है। पुलिस ने 19 जुलाई को शाम को 7:23 पे पब्लिक एडवाइजरी इशू कर दी। इसमें इन्होंने ये कहा कि देखो, इतने सारे लोग ये जो पार्लियामेंट की तरफ मार्च करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं उसकी कोई भी परमिशन नहीं है। अगर कोई ये करेगा तो ये एक अनऑथराइज्ड मार्च होगा। लेकिन उसके बाद भी भीड़ कुछ भी नहीं मान रही थी। और फिर दिल्ली पुलिस ने क्या किया कि इन्होंने BNSS की धारा 163 लगा दी। मतलब कि एक जगह पे 5 या फिर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते, इसको एक क्राइम माना जाएगा। लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, सब पहुंचते चले जा रहे थे। और दिल्ली पुलिस ने रात में ही अपनी पूरी प्रिपरेशन कर ली थी, क्योंकि इनको समझ में आ गया था कि अगले दिन बहुत कुछ होने वाला है। पुलिस ने अलग अलग लेयर बना ली थी। दिल्ली के बॉर्डर पे इंटर स्टेट टीम लगाकर चारों तरफ से बॉर्डर को सील कर दिया था, ताकि जो भी प्रोटेस्ट के लिए आए उसको वहीं पे रोक दिया जाए। रात में ही बॉर्डर पे सारी गाड़ियां वगैरह चेकिंग हो रही थी। अब देखिए, जो भी कुछ होना था वो न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होना था।
तो इसके बाद इन्होंने एक सिक्योरिटी लेयर न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का जो पूरा बॉर्डर है उस पे भी लगा दी और पूरे न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को 15 सिक्योरिटी जोन में बांट दिया और हर जोन पे स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर और डीसीपी को लगा दिया। इनका एक ही काम था कि प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट तक ना पहुंचे। और जो थर्ड सिक्योरिटी लेयर थी, जो सबसे अंदर थी, जंतर मंतर वाली, जहां पे एक्चुअल प्रोटेस्ट चल रहा था इतने दिन से, यहां पे 3 लेयर पुलिस की चारों तरफ से लगा दी। ये पुलिस का ये जो पूरा चक्रव्यूह बनाया गया था, हर लेयर पर स्पेशल ब्रांच और इंटेलिजेंस एजेंसी को हर थोड़ी देर में ब्रीफिंग दी जा रही थी कि कितने लोग इकट्ठे हो रहे हैं और कहां पे इकट्ठे हो रहे हैं। और रियल टाइम डेटा के बेसिस पे जहां पे भीड़ ज्यादा हो रही थी, पुलिस का मोबिलाइजेशन बैक टू बैक वहीं पे करना शुरू कर दिया गया था। ये सारी चीजें करने के बाद भी भीड़ नहीं रुक रही थी, तो मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी बंद कर दी गई इस एरिया के अंदर और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के सारे हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे डाल दिया गया। लेकिन जब सिग्नल जैमर्स की वजह से मोबाइल बंद हो गए थे, तो एज पर द प्रिंट एंड द ट्रिब्यून, तो प्रोटेस्टर्स ने ब्रायर और बिटचैट नाम के ऑफलाइन ब्लूटूथ मैसेजिंग एप्स का यूज करना स्टार्ट कर दिया। इन ऐप की खासियत यह है कि ब्लूटूथ के थ्रू ये बिना मोबाइल नंबर, बिना इंटरनेट के काम करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी की खासियत यह है कि जितनी घनी भीड़ होगी, नेटवर्क उतना स्ट्रांग होगा। तो ये इंफॉर्मेशन पुलिस के पास भी पहुंच गई कि कुछ लोग इस तरीके के ऐप यूज कर रहे हैं। जैसे ही पता चला, होम मिनिस्ट्री की साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने गिटहब को ऑर्डर भेजा कि अगले 3 घंटे के अंदर बिटचैट का कोड हटा दो। जैक डॉर्सी जो है, जिसका बिटचैट है इस समय, इसने उस कोड को हटाने से भी मना कर दिया और पूरा जो ऑर्डर था जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसने इसको उठा के पब्लिकली पोस्ट कर दिया। तो इससे और ज्यादा क्रिटिसिज्म होने लगा। चेहरा देख के पहचाना जा सके कि कौन है, पुलिस ने एआई पावर्ड फेशियल रिकॉग्निशन नेटवर्क AFRS जंतर मंतर पे अलग अलग जगह पे इंस्टॉल कर दिए, ताकि कैमरे में फेस देख के जो भी प्रोटेस्टर है उसकी सारी डिटेल निकल जाए। कितनी ज्यादा स्क्रूटनी है दिल्ली पुलिस की, यहाँ पर देखिए डिटेल्स हमें नजर आ रहे हैं, नाम भी। और इस चीज के ऊपर भी कोर्ट में उठा के PIL डाल दी गई। अब इसके बाद डेट आती है 20 जुलाई 2026। अब यहां से 1 महीने से प्रोटेस्ट कर रही भीड़ थी, दूर दूर से आए लोग थे। दूसरी तरफ हफ्तों से प्लानिंग कर रही स्टेट मशीनरी थी। और यहां पे क्वेश्चन बस इतना था कि पहले कौन झुकेगा। अब इसी टाइम पे जंतर मंतर पे एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक खड़ा हुआ मिलता है। अब दिल्ली के बीचों बीच हर तरफ जहां पे पुलिस की बैरिकेडिंग लगी हुई है, पत्थरों के साथ ये ट्रक पहुंचा कैसे? इस पे CJP ने एलिगेशन लगाए कि पत्थरबाजी के केस में फंसाने के लिए पुलिस ने ये किया है। ये जो ट्रक था, इसका नंबर था HR63E6865। जब इसकी इंक्वायरी की गई तो पता चला कि ये ट्रक 4 दिन पहले 16 जुलाई को एक केस के अंदर दिल्ली पुलिस ने सीज किया था। ये उस FIR की कॉपी है। और सीज करने के बाद इस ट्रक को पार्लियामेंट स्ट्रीट थाना जो था वहां पे पहुंचा दिया गया था। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जो पुलिस का ट्रक जो कि सीज हो चुका था, वो वहां तक पहुंचा कैसे? प्रोटेस्टर्स जो थे, उनका प्लान ये था कि 9 बजे ये सारे लोग जंतर मंतर पे इकट्ठा होंगे और फिर वहां से ये लोग प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के नाम एक लेटर लिख के पार्लियामेंट के गेट नंबर 38 तक जाएंगे और ये लेटर प्रेसिडेंट को देके वापस आएंगे। तो सारी चीजें सेट थी। मॉर्निंग में ये लोग, सोनम वांगचुक की जो वाइफ थी, वो हॉस्पिटल में थी, तो उनका वेट कर रहे थे कि वो हॉस्पिटल से जब आएंगी तो CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके उनके साथ मिलके पूरे मार्च को लीड करेंगे। लेकिन वांगचुक की जो वाइफ थी, उनको आने में लेट होता जा रहा था और जितना लेट हो रहा था उतनी भीड़ बढ़ती चली जा रही थी। और भीड़ का जो प्रेशर पॉइंट था वो 2 जगह से मेनली ट्रिगर हो रहा था। अलग अलग जगह था, लेकिन मेन 2 जगह थी। एक तो जंतर मंतर था, दूसरा मेट्रो स्टेशन था। तो पहला पॉइंट तो जंतर मंतर था। जंतर मंतर में पुलिस ने क्या किया था कि सारे जो एग्जिट थे उनको सील कर दिया था और एक गेट खोला था और जो प्रोटेस्टर आ रहे थे उनको एंट्री दे दी जा रही थी, लेकिन बाहर निकलना अलाउ नहीं किया गया। मतलब कि जंतर मंतर पे रहो, पार्लियामेंट की तरफ नहीं जाने देंगे। और ये जो आइडिया था, ये पुलिस को एक तरह से उस टाइम पे बैकफायर भी कर गया, क्योंकि इस पूरे कॉन्सेप्ट में भीड़ बढ़ तो सकती थी जंतर मंतर पे, लेकिन घट नहीं सकती थी। तो ये वाला जो पॉइंट था, ये एक प्रेशर कुकर की तरह बनने लगा जो अब बस थोड़ी देर में फटने वाला था। तो एक तो ये जंतर मंतर वाला जो पॉइंट था, ये था। दूसरा ट्रिगर पॉइंट था जो 5 मेट्रो स्टेशन से प्रोटेस्टर्स आ रहे थे। तो पुलिस ने पहले तो उनको रोकने की कोशिश की, जब वो नहीं रुक रहे थे तो वहीं मेट्रो स्टेशन पे बैरिकेडिंग लगा दी। तो ये 2 बड़े बड़े पॉइंट बने जहां पे भीड़ हर सेकंड बढ़ रही थी और पुलिस के लिए हर सेकंड इनको रोकना मुश्किल होता जा रहा था। ये जो इमेज आप देखोगे, इसमें पार्लियामेंट तक पहुंचने वाली जितनी भी रोड्स हैं जिस पे ये डॉट लगा हुआ है, ये सारे बैरिकेडिंग लगे हुए थे। तो अब इसके थोड़ी देर बाद ही वांगचुक की जो वाइफ थी, वो 10 बजे जंतर मंतर पे पहुंच जाती है और फिर CJP के फाउंडर अभिजीत दीपके जूस पीकर अपना अनशन तोड़कर अनाउंस करते हैं कि संसद मार्ग की तरफ चलो। लेकिन ये बोलने के तुरंत बाद अभिजीत दीपके जो थे वो स्टेज के पीछे की तरफ गए। तो कुछ लोगों को लगा कि अभिजीत दीपके को ही फॉलो करना है। तो भीड़ का एक ग्रुप दीपके के पीछे ही स्टेज के पास रह गया और दूसरा ग्रुप जो मेन गेट की तरफ था वो अलग डायरेक्शन में बढ़ने लगा। दूसरा जो मेट्रो स्टेशन पे पुलिस भीड़ को
रोक रही थी, ये मार्च वाली बात जब वहां तक पहुंची तो वो लोग भी कंट्रोल से बाहर हुए और आगे बढ़ने लगे। लेकिन इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई कि जो लीडर थे जिनको